यूपी बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी के लिए जीव विज्ञान का वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। इस मॉडल पेपर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय क्वेश्चन मैंने सम्मिलित किए हैं जो परीक्षा में जरूर फंसेंगे। एग्जाम में जो पेपर आपको मिलेगा उसमें जरूर फंसेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन होता है सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखने का होता है। तो पहला है, आरएनए अंतरक्षेप में जीनों का मौनीकरण किसके प्रयोग से होता है? तो इसमें आंसर होगा तीसरा, डीएसआरएनए के प्रयोग से होता है। आनुवांशिक इकाई कौन सी है? तो जीन होती है। देखिए, जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों पर डीएनए होता है और डीएनए पर जीन पाए जाते हैं, इसलिए जीन आनुवांशिक इकाई होती है। फिर अगला है, बीटी कपास के निर्माण में सहायक जीवाणु का नाम बताइए। बीटी फॉर बैसिलस thuringiensis। तो इसमें आंसर से हो जाएगा पहला, तो इसमें आंसर से हो जाएगा दूसरा, बैसिलस thuringiensis। फिर अगला है, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो पृथक्करण का नियम ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। इसके अलावा इन्होंने स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, प्रभाविता का नियम और दो प्रयोग भी किए थे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। चलिए अब अब 2 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, दूसरा जो प्रश्न होता है इसमें कुल 5 खंड होते हैं, का, खा, गा, घा, अंगा, और ये एक एक नंबर के होते हैं। पहला है, लिंग सहलग्न गुण से आप क्या समझते हैं? मानव में किन्हीं 2 लिंग सहलग्न गुणों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। लिंग सहलग्न गुण से आप क्या समझते हैं? मानव में किन्हीं 2 लिंग सहलग्न गुणों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा आसान सी आपको बता देते हैं। देखिए, जंतुओं में कुछ आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति उनके लिंग से संबंधित होती है, लिंग से संबंधित होती है। इस प्रकार के लक्षणों को लिंग सहलग्न लक्षण कहते हैं और इनकी वंशागति को लिंग सहलग्न वंशागति कहा जाता है। तो चाहे लिंग सहलग्न गुण कहो। अब कहा गया आगे, मानव में किन्हीं 2 लिंग सहलग्न गुणों के नाम। तो 2 लिंग सहलग्न लक्षण, एक तो हीमोफीलिया हो जाएगा, हीमोफीलिया जिसमें चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है। हीमोफीलिया पर फुल वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग चाहें तो जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैंने दे दिया है। बहुत ही आसान तरीके से उदाहरण सहित समझाया हुआ है हीमोफीलिया को। तो पहला लक्षण हो जाएगा हीमोफीलिया जिसमें चोट लगने पर थक्का नहीं बनता है, और दूसरा हो जाएगा वर्णांधता में लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। जिसको ये होती है वो व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है, भेद नहीं कर पाता है। फिर अगला है, बहुभ्रूणता क्या है? बहुभ्रूणता, तो देखिए बहुत ही सरल सी परिभाषा आप बता सकते हैं। बीजों में एक से अधिक भ्रूणों के उत्पन्न होने को बहुभ्रूणता कहते हैं। बीजों में एक से अधिक भ्रूणों के उत्पन्न होने को बहुभ्रूणता कहते हैं। और ये जिम्नोस्पर्म पौधों की विशेषता होती है। जो जिम्नोस्पर्म पौधे होते हैं, जिम्नोस्पर्म पौधों की विशेषता होती है। और सिट्रस कुल के जो पौधे होते हैं, जो सिट्रस कुल के पौधे हैं, उनमें ये सामान्य घटना देखी जाती है बहुभ्रूणता वाली। इसमें होता वास्तव में क्या है कि जो युग्मनज होता है या जो जायगोट होता है, ये 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है और ये सभी भाग विकसित होकर के भ्रूण का निर्माण करते हैं। इस तरह से बहुभ्रूणता होती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप बताया जाए तो क्रोटोलेरिया है, क्रोटोलेरिया हो जाएगा, निम्फिया हो जाएगा, आदि इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। खोज की बात करें तो बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने सन 1719 ईस्वी में संतरे में की थी। फिर अगला है, मंगोलियाई जड़ता क्या है? इसे किसने खोजा था? मंगोलियाई जड़ता किसे कहते हैं? इसे किसने खोजा था? तो देखिए, जो मंगोलियाई जड़ता है वास्तव में ये है क्या? तो ये डाउन सिंड्रोम होता है।
डाउन सिंड्रोम होता है। और ये कब होता है? तो जो 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र हैं, 21वीं जोड़ी के गुणसूत्रों में ट्राइसोमी के कारण, देखिए हर एक जोड़ी में 2 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन इस रोग के होने पर क्या होता है कि जो 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र होते हैं 2, तो इसमें ट्राइसोमी हो जाती है, 2 की जगह पर 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, जिससे डाउन सिंड्रोम हो जाता है। डाउन क्यों कहा इसको? क्योंकि लैंगडन डाउन ने इसको खोजा था, इसलिए इसको डाउन सिंड्रोम अपने ही नाम पर उन्होंने कह दिया था इस सिंड्रोम को। तो इसमें एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है, इस तरह से कुल 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, 47। और लैंगडन डाउन ने इसे 1866 में बताया था। तो कुल मिलाकर के कहें तो जो मंगोलियाई जड़ता है या डाउन सिंड्रोम है, इसमें व्यक्ति का चेहरा मंगोलों के समान हो जाता है, मंगोलों जैसा हो जाता है, इसीलिए इसे मंगोलियाई जड़ता या मंगोलियाई जड़ बुद्धता भी कहा जाता है। फिर अगला है अपूर्ण प्रभाविता क्या है, उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। तो आइए इस क्वेश्चन को अलग समझा देते हैं। देखिए अपूर्ण प्रभाविता जो है, अपूर्ण प्रभाविता में इसकी खोज कार्ल कोरेंस ने की थी, कार्ल कोरेंस ने बताया था इसे। और इन्होंने क्या किया था कि गुलाबांस के फूल लिए थे, गुलाबांस के फूल, तो गुलाबांस में लाल फूल लिया था इन्होंने और सफेद फूल लिया था। लाल को कैपिटल आर मान लेते हैं, सफेद को स्मॉल आर मान लेते हैं। दोनों के बीच में क्रॉस कराया था, तो क्रॉस कराने पर इन्हें यहां पर गुलाबी फूल मिला था, गुलाबी फूल प्राप्त हुआ था। तो ना तो ये अपना प्रभाव दिखा पाया, ना तो ये अपना प्रभाव दिखा पाया, इसलिए इसको अपूर्ण प्रभाविता कहा था। देखिए ना तो लाल फूल यहां पर आया, ना तो सफेद फूल यहां पर आया, बल्कि यहां गुलाबी फूल आ गया, इसलिए अपूर्ण प्रभाविता हो गई। इसके बाद में स्वपरागण करवाया था और स्वपरागण कराने के बाद में यहां पर लाल फूल, गुलाबी फूल और सफेद फूल का जो रेशियो आया था वो 1:2:1 के रेशियो में था, यानी 1:2:1 के अनुपात में आया था। तो इस तरह से ये अपूर्ण प्रभाविता हो जाएगी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है पुनर्योगज डीएनए किसे कहते हैं? पुनर्योगज डीएनए किसे कहा जाता है? तो किसे कहेंगे? किन्हीं दो जीवों के डीएनए को जोड़कर बनाया गया नया डीएनए, किन्हीं 2 जीवों के डीएनए को जोड़कर बनाया गया नया डीएनए पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। कोई 2 जीवधारी हैं, इसका डीएनए निकाल लिया, इसका डीएनए निकाल लिया और दोनों डीएनए को जोड़कर एक नया डीएनए बना दिया, तो इसे ही पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है एंट अमीबा द्वारा कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है, इसका कैसे नियंत्रण होता है? तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से अमीबिएसिस नामक बीमारी हो जाती है, अमीबिएसिस, या इसे अमीबता भी कहा जाता है या इसे पेचिस भी कहा जाता है। पेचिस, चाहे अमीबिएसिस कहो, चाहे अमीबता कहो, चाहे पेचिस कहो, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा ये हो जाती है। फिर कहा गया है इसका नियंत्रण कैसे हो सकता है? तो एक तो गंदगी की रोकथाम करके, गंदगी की रोकथाम करके इसका नियंत्रण किया जा सकता है। दूसरा आप बता सकते हैं जल शुद्ध रख के, जल की शुद्धता बनाए रहिए, जल की शुद्धता बनाए रखकर खाने पीने में सावधानी रखिए, खाने पीने की सावधानी रखिए। और इसके अलावा मेट्रोजिल, ट्राइडेजाल, डिपेंडाल एम आदि औषधियों का प्रयोग करके इसको आप ठीक भी कर सकते हैं, ये उपचार भी हो जाएगा इसका। फिर अगला है सहजीविता और परजीविता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए सहजीविता क्या है कि ये धनात्मक पारस्परिक क्रिया होती है, धनात्मक पारस्परिक क्रिया है। जो सहजीविता है ये धनात्मक पारस्परिक क्रिया होती है और इसमें कोई 2 जातियों के जीव हैं जो साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। सहजीविता में कोई 2 जातियों के जीव एक साथ रहते हैं और आपस में एक दूसरे को लाभ पहुंचाने के लिए कार्य करते हैं, मिलकर कार्य करते हैं कह लीजिए, तो इसे सहजीविता कहा जाता है। और यह संबंध 3 प्रकार से होता है, एक तो सहोपकारिता और दूसरा सहभोजिता
और तीसरा आद्य सहकारिता। जबकि जो परजीविता है इसमें कोई दो जातियों के जीव एक साथ रहते हैं लेकिन एक को लाभ और दूसरे की हानि हो जाती है, यानी ये ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया होती है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जाकर के वीडियो को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। फिर अगला है मानव शुक्रजनक नलिका की खड़ी काट का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। शुक्रजनक नलिका की खड़ी काट का यानी जो वृषण है उसकी अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाना है। तो इसको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने चैनल में बनाना बताया हुआ है। आप हमारे चैनल में जाकर के इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैंने दे दिया है। फिर अगला है असंग जनन क्या है। तो देखिए, जब संयुग्मन ना हो और अर्धसूत्री विभाजन भी ना हो, अर्धसूत्री विभाजन भी ना हो, एक तो संयुग्मन ना हो या फिर अर्धसूत्री विभाजन भी ना हो, फिर भी नया पौधा बन जाए, फिर भी नया पौधा बन जाए या द्विगुणित कोशिका से नया पौधा बन जाए तो उसे ही असंग जनन कहा जाता है। जब संयुग्मन ना हो अथवा अर्धसूत्री विभाजन ना हो, फिर भी नया पौधा बन जाए या फिर भी द्विगुणित कोशिका से नया पौधा बन जाए तो उसे ही असंग जनन कहा जाता है। और इसके उदाहरण में आप नींबू बता दीजिए। नींबू है, नागफनी है, क्रेपिस है आदि इसके उदाहरण होते हैं। इसका क्या महत्व है अगर कहा जाए तो उत्पादकता बढ़ जाती है, उत्पादकता बढ़ती है और जाति की शुद्धता बनी रहती है, जाति की शुद्धता बनी रहती है और हर बार बीजों को उगाने की आवश्यकता नहीं होती, हर बार बीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी पौधों वगैरह के लिए बीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर अगला है वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों के महत्व को स्पष्ट करना है। तो देखिए, जो वाहित मल है ये क्या होता है, नगरों से बहकर आने वाला जो जल होता है, नगरों से बहकर आने वाला जो जल है इसमें जब अपशिष्ट पदार्थ मिल जाता है, अपशिष्ट पदार्थ में जैसे घरेलू कूड़ा करकट है, गोबर है, मनुष्य का मल है, मूत्र है, अन्य ठोस पदार्थ जब मिल जाते हैं तो ये अपशिष्ट पदार्थ बन जाता है। तो नगरों से बहकर आने वाले जल में जब अपशिष्ट पदार्थ मिल जाता है तो उसे ही वाहित मल कहा जाता है। और कहा गया है कि उपचार में सूक्ष्म जीवों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो जो वाहित मल होता है इसमें सूक्ष्म जीव क्या करते हैं कि जो प्राथमिक सुपरनेटेंट मिला था उसको, जो उसमें जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको विघटित कर देते हैं। सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों को विघटित कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। कहने का मतलब यह है कि सूक्ष्म जीव प्रदूषित जल को शुद्ध कर देते हैं, इस तरह से वो जल शुद्ध होने लगता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर चौथा क्वेश्चन जो होता है, चौथा, पांचवा और छठा ये लघुत्तरीय प्रश्न होता है। चौथे का पहला है उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इधर डालिए उत्पादक और इधर डालिए उपभोक्ता। देखिए, जो उत्पादक होते हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और ये क्या करते हैं, उपभोक्ता जो होते हैं अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, ये बता देंगे पहला। दूसरा उत्पादक क्या है, हरे पौधे उत्पादक होते हैं, जबकि हरे पौधों को छोड़कर अन्य सभी जंतु उपभोक्ता होते हैं। और आगे आप बता सकते हैं उत्पादक में कि जो उत्पादक हैं ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, जबकि उपभोक्ता जो हैं अन्य जीवों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से कई सारा अंतर हो जाएगा उपभोक्ता और उत्पादक में। फिर अगला है लघु बीजाणु जनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, इस पर हमारे चैनल में टिप्पणी बहुत ही आसान तरीके से अपलोडेड है, आप लोग चाहें तो जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है। फिलहाल आपको बता दें कि जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं, उन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन के बाद एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 परागकण बनते हैं या 4 लघु बीजाणु बनते हैं। फिर अगला है, यदि एक रज्जुक डीएनए में 20% साइटोसिन है तो डीएनए में मिलने वाले एडेनिन की मात्रा की गणना कीजिए। साइटोसिन दे रखा है 20%। तो देखिए, चारगैफ ने क्या बताया था, चारगैफ के नियम के अनुसार A+G
इज इक्वल टू टी प्लस सी था, यानी एडेनिन और ग्वानिन बराबर होते हैं थायमिन और साइटोसिन के। और चारगैफ ने बताया था कि साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के बराबर होता है। इसका मतलब G बराबर हो जाएगा 20, क्योंकि C का मान 20 दे रखा है, इसलिए G का मान भी 20 हो जाएगा। तो इसके बाद अब यहां पर मान रख देंगे हम। देखिए यहां पर हो जाएगा G प्लस सी इज इक्वल टू 20 प्लस 20। देखिए G भी है और C भी है, दोनों का मान है, तो ये हो जाएगा 40%। तो अब हम मान सकते हैं कि A प्लस G इज इक्वल टू 100 माइनस 40 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 60%। अब चूंकि A प्लस G दो चीजें हैं, दो भाग हैं, तो A को निकाल लीजिए, A 60/2 कर दीजिए, इस तरह से 30 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एडेनिन की प्रतिशत गणना 30% होगी। मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुनने से क्या लाभ हैं? मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे क्यों चुने गए थे? तो एक तो देखिए ये 1 वर्षीय पौधा होता है, 1 वर्षीय पौधा है। कहने का मतलब ये है कि ये 3 से 4 माह में ही तैयार हो जाता है, 3 से 4 माह में ही तैयार हो जाता है, जिससे जल्दी जल्दी कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता था। और दूसरा था कि जो मटर के पुष्प होते हैं इनमें स्वपरागण ही संभव है, स्वपरागण की क्रिया ही संभव होती है। और तीसरा आप बता सकते हैं कि जो मटर है ये समयुग्मजी है, जो मटर है ये समयुग्मजी है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि पीढ़ी दर पीढ़ी इनके शुद्ध लक्षण बने रहते हैं, इसलिए इन्होंने मटर के पौधे को चुना था। फिर अगला है सहोपकारिता पर टिप्पणी लिखिए। देखिए सहोपकारिता में क्या होता है, कोई दो जीवधारी होते हैं और ये दोनों जीवधारी एक साथ रहते हैं, कॉलोनी बनाने के लिए एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, भोजन के लिए एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, इसे सहोपकारिता कहा जाता है। जैसे लाइकेन व साइकस की प्रवालाभी जड़ें, लाइकेन व साइकस की प्रवालाभी जड़ें। फिर अगला क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, इसके कारण और लक्षण बताइए। देखिए डाउन सिंड्रोम क्या है, तो 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण डाउन सिंड्रोम हो जाता है। 21वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र है उसमें ट्राइसोमी के कारण डाउन सिंड्रोम या उसमें एकाध सूत्रता के कारण डाउन सिंड्रोम हो जाता है। इसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है और इसकी खोज लैंगडान डाउन ने की थी। लैंगडान डाउन ने सन 1866 में की थी। तो इस तरह से बता देंगे। और इसमें व्यक्ति का चेहरा मंगोलों का समान हो जाता है, और इसमें व्यक्ति का चेहरा मंगोलों के समान हो जाता है, इसलिए इसे मंगोलियाई जड़ता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बंध दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली विधियों का उल्लेख कीजिए। तो आईवीएफ बता दीजिए, गिफ्ट बता दीजिए। ये बंध दंपतियों को सहायता देने वाली विधियां होती हैं। यहां पर विधियां होगा, वीडियो नहीं है, विधियां हैं। तो आईवीएफ इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें क्या किया जाता है कि जिस स्त्री के गर्भ नहीं ठहरता उसके अंडे को बाहर निकाल लिया जाता है और उसके पति के शुक्राणु से निषेचन करवा दिया जाता है कृत्रिम माध्यम में। और निषेचन के बाद जब जायगोट बन जाता है, 32 कोष की अवस्था या 16 कोष की अवस्था होती है, तो माता के गर्भाशय में रोपित कर देते हैं और फिर वो स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। इसे आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। फिर अगला है भ्रूणकोष और भ्रूणपोष में तुलना कीजिए। आइए इसको देखते हैं। तो भ्रूण कोष इधर डालेंगे, भ्रूणपोष इधर लिखेंगे और इस तरह से पूरा अंतर लिख देंगे। आप देख लीजिए, इसी तरह से आपको अंतर लिखना होगा। अगर इसको आप अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं कि क्या क्या है, कैसे कौन कौन से अंतर हैं, तो मैंने ये भ्रूणकोष और भ्रूणपोष में अंतर अपने चैनल में बहुत ही आसान तरीके से समझाया हुआ है। आप लोग चैनल में जाकर के इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है अनिषेक फलन और बहुभ्रूणता में अंतर स्पष्ट कीजिए। आइए इसको देखते हैं। तो देखिए अनिषेक फलन ऊपर लिखा है, बहुभ्रूणता नीचे लिखा है, इस तरह से लिखा गया है अंतर। हालांकि आप चाहे तो अंतर के रूप में भी लिख सकते हैं और इस तरह से आप अंतर पूरा बता देंगे। अब चूंकि 6 नंबर के क्वेश्चन पर तो इतना आपको बताना पड़ेगा, कम से कम 1.5 पेज होगा ये, तो इसका शॉर्ट लीजिए और इस तरह से आपको अंतर लिखना होगा। और इसके बाद फिर अगला है 6 का खा, आधुनिक मानों पर टिप्पणी लिखिए। आइए इसको दिखाते हैं। तो देखिए आधुनिक मानों की टिप्पणी इस तरह से आपको लिखना होगा। यहां पर देख लीजिए आधुनिक मानों की टिप्पणी लिखा गया है, तो ऐसे ही आप भी लिख देंगे। अगर इसको समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के वहां से इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है वृषण तथा अंडाशय के प्रमुख कार्य लिखिए। देखिए जो वृषण है ये टेस्टिस होता है और इससे नर हार्मोन
टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है और वृषण से ही शुक्राणुओं का निर्माण भी होता है, शुक्राणु भी बनते हैं। जबकि जो अंडाशय है इससे मादा हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन स्रावित होते हैं और मादा के अंडाशय से अंडे का निर्माण भी होता है या अंडा भी बनता है। इस तरह से हो जाएगा। फिर अगला है, आपके विचार से किशोरों को अल्कोहल या ड्रग्स के सेवन के लिए क्या प्रेरित करता है, इससे कैसे बचा जा सकता है? आइए इसको दिखाते हैं। तो किशोर ड्रग वाला यहां से यहां तक पूरा है, तो इतना आपको लिखना होगा। आप देख लीजिए, इसी तरह से वहां पर लिखेंगे। इसके बाद 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और इन सभी क्वेश्चन को मैंने अपने चैनल में दिखाया हुआ है। हालांकि आपको जल्दी से दिखा देते हैं कि स्थानांतरण के दौरान राइबोसोम की 2 मुख्य भूमिकाओं की सूची बनाइए, पीढ़ी का अंतरण क्या है, ये सब। तो देखिए जो 7 नंबर का क्वेश्चन है ये इस तरह से लिखेंगे, यहां से देख लीजिए, ये स्थानांतरण में राइबोसोम की भूमिका हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगा ये। और फिर इसमें अथवा लगा है, अगर आप ये नहीं करते हैं, ये करना चाहते हैं पीढ़ी एकांतरण वाला, तो इसको दिखा देते हैं। देखिए पीढ़ी एकांतरण वाला इस तरह से लिखेंगे, यहां से पूरे यहां तक चित्र भी बना देंगे, इतना लिखना होगा पीढ़ी एकांतरण में। और इसके बाद में एमनियॉन के 4 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए अथवा पर परागण से होने वाले लाभ हानि का उल्लेख कीजिए, इसको दिखाते हैं। तो देखिए जो 8 नंबर का क्वेश्चन है यहां से शुरू होगा, इधर ये पूरा 8 नंबर में ही यहां तक कर लीजिए और इसके बाद में ये पूरा 8 नंबर में ही होगा। और फिर इसमें देखिए दिया गया है पर परागण, अगर ये नहीं करते तो ये करेंगे, तो इसके लिए भी हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा बचा हुआ भाग उसमें से। और फिर ये देखिए पर परागण वाला है, लाभ और हानियां पर परागण हो जाएगा ये दोनों। और इसके बाद में 9 नंबर को क्वेश्चन में डीएनए द्विगुणन, प्रभाविता का नियम, प्लाज्मिड, ऊतक संवर्धन। तो आशा है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।